राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मेरे ही माँ बाप मेरी पत्नी के लिए इतने निर्दयी हैं। शाम होने को आई थी। घर और बच्चों के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद कर मोना तेज कदमों से घर की ओर जा रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। हेलो। हेलो मैम, आपकी थैली नीचे गिर गई है। मोना जैसे ही पीछे मुड़ी उस शख्स को देखकर अचंभित रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे मानो उस कड़कती ठंड में किसी ने एक बाल्टी ठंडा पानी उसके सिर पर डाल दिया हो। पूरे बदन में कपकपी सी फैल गई। होंठ सूखने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब आंखें खुली तो हड़बड़ा कर उठी। देखा तो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई है और उसके पास मनोज और उसके दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। दीदी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा बीपी लो हो गया था। कितनी बार कहा है कि अपने शरीर पर भी ध्यान दो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, मैं ले करके आता हूँ। इतना कहकर मनोज भी वहाँ से चला गया। मम्मा, आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं बच्चे, आशु को गोद में उठाते हुए मोना ने कहा। लेकिन अभी भी वो शख्स उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा था। तभी मनोज दवाइयाँ लेकर वापस आया। दीदी, तुम किचन में क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें तो आराम करने के लिए कहा है। सब्जी रखो, मैं खाना बना लूंगा। अरे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तू बहुत चिंता करता है। मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सकुचाते हुए मोना ने पूछा, मुझे घर कौन लेकर आया? मुझे किसी ने फ़ोन किया था तुम्हारे मोबाइल से, तो मैं वहाँ आया और देखा तो विमला चाची और रमा चाची तुम्हें पकड़े हुए लेके आ रहे थे। ये कहो कि मैं पास ही बंटी के घर ट्यूशन ले रहा था। पता नहीं किस शख्स ने फ़ोन किया था, मेरे आने से पहले शायद वो चला भी गया था। अब हर समय मोना की आंखों के सामने उसी शख्स का चेहरा घूम रहा था। दूसरे दिन मोना अपने बैग में लंच बॉक्स रख रही थी। तभी उसकी नज़र रवि की तस्वीर पर पड़ी, जो उसने पर्स में रखी थी। रवि की तस्वीर देखकर वह अतीत में खो गई। तभी मनोज ने कहा, दीदी, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। मोना सकपका कर उठ गई। हाँ हाँ, ठीक है। दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में मनोज टीचर था। मोना भी तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल गई। रास्ते पर उस शख्स का इंतजार कर रही थी। फिर सोचा कि ये कैसे हो सकता है, शायद मेरा वहम ही हो। यही सोचते सोचते वह ऑफिस तक पहुंच गई। शाम को काम से निकलने में उसे थोड़ी देर हो गई। अंधेरा भी हो गया था। मोना घर के लिए निकल पड़ी। तभी उसे याद आया कि दोनों बच्चों ने कलर पेंसिल लाने के लिए कहा था। रास्ते में ही एक स्टेशनरी की दुकान पड़ती है, वहीं से ले लूंगी। ये सोचकर मोना चलने लगी। दुकान भी पास में ही थी। अब वो भी बंद होने जा रही थी। तभी मोना ने कहा, भैया, 2 पैकेट कलर पेंसिल और 2 नोटबुक दे दीजिए। और तभी एक शख्स मोना की बात काटते हुए बोल पड़ा, भैया, मुझे एक मार्कर दे दो। इतना कहकर मोना की तरफ मुड़ा। अरे, आप तो वही है ना जो कल मुझे मिली थी। अब कैसी हैं आप? कल आप मुझे देखकर बेहोश हो गई थी। क्या हो गया था आपको? मोना कुछ भी नहीं बोल पाई, बस एकटक देखती ही रही। तभी दुकानदार ने कहा, बहन जी, ये रहा आपका सामान और ये रहा आपका सामान भाई साहब। मोना ने पैसे दिए और दुकान से वह बाहर निकल गई। सुनिए जी, मेरा नाम साहिल है। और आपका? नाम सुनकर मोना के कदम वहीं रुक गए और कुछ देर तक साहिल की तरफ देखकर वह वापस जाने लगी। घर पहुंचकर खाना बनाकर खिलाया और बच्चों को सुलाने के बाद गहरी सोच में डूब गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल वही रवि की छवि, वैसी ही मुस्कान, वही चुलबुलापन, वही बोलने का ढंग। क्या वो मेरे लिए वापस आया है? इतना सोचते ही चेहरे पर एक मुस्कान फैलते ही सिमट गई। लेकिन उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। दिल में बिछोह का असहनीय दर्द हो उठा। मोना का रोम रोम रो रहा था। दिल से यही आवाज आ रही थी, क्यों चले गए मुझे इस मझधार में अकेला छोड़कर। रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह मोना ने खुद को समझा भी लिया कि वो रवि नहीं है, लेकिन दिल मानना ही नहीं चाह रहा था। और आज आईने में करीब से जब खुद को देखा
तो उसे यह एहसास हुआ कि समय से पहले ही उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। रवि को मोना का सादा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनी सूनी कलाइयों को देखकर उसे रवि की कही बातें याद हो आई। रवि हमेशा ही कहता कि तुम हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनो, मुझे बहुत पसंद है। और वो मेरे लिए रंग बिरंगी चूड़ियां भी ले आता और खुद अपने हाथों से मुझे पहनाता था। मम्मा मुझे खाना दे दो ना, रूनू ने मोना से कहा। तो उसकी तंद्रा टूटी। हाँ बेटा, देती हूँ। मोना की अभी उम्र ही क्या थी, इस छोटी उम्र में पति का साथ छूट गया था। शादी को 6 साल ही तो हुए थे। एक रोड एक्सीडेंट में रवि की मृत्यु हो गई थी। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर उसे घर से निकाल दिया और अब अपने मायके में ही वह रह रही थी। दामाद के गुजरने के सदमे में माँ भी चल बसी। अब बस इकलौते भाई का ही सहारा था। मनोज ने कुछ लोगों की मदद से मोना की नौकरी लगवा दी थी। जब से उसने साहिल को देखा था, तब से मोना की जिंदगी में बड़ी उथल पुथल सी मच गई थी। दिन रात वही नजर के सामने रहता, खोई खोई ही रहने लगी थी वह। उसकी तरफ खींचती ही जा रही थी। रास्ते में उसके आने का इंतजार करना, उसकी एक झलक पाने की कोशिश में लगी रहती। आज फिर ऑफिस से लौटते वक्त वो लड़का मिला। सुनिए, उसने मोना को पुकारा। आज मोना रुक गई। एक लिफाफा थमाते हुए उसने हैप्पी न्यू ईयर कहा। उत्तर में मोना ने सेम टू यू कहा। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। मोना इतनी सुंदर थी कि किसी का भी दिल उस पे आ जाए। आपने अपना नाम नहीं बताया। मोना, मेरा नाम मोना है। मोना बहुत खुश थी, जैसे रवि उसे वापस से मिल गया हो। एक कप चाय हो जाए हमारी दोस्ती के नाम पर। मोना ने भी हामी भर दी। तभी वहां से मनोज गुजरा। वो भी साहिल को देखकर अचंभित रह गया और दीदी के स्वभाव में आए हुए बदलाव का कारण समझ गया। मनोज जब घर पहुंच गया और मोना का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद मोना आई। आज बड़ी देर कर दी आपने दीदी, मनोज ने कहा। वो ऑफिस में काम अधिक था, इसीलिए आज मुझे देर हो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो मोना जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम बच्चों को उठा दो। मैं नहा कर आ जाती हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। मनोज से बोली। दीदी आज इतवार है और आज हमें मंदिर जाना है, क्या तुम ये भी भूल गई? मोना तुरंत सकपका गई। अरे आज रविवार है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मंदिर क्यों जाना है, तुमने कोई पूजा रखी है क्या? दीदी आज जीजा जी की बरसी है, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? परछाई के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा और वो साहिल एक मृगतृष्णा है और कुछ भी नहीं। ये सब कुछ सुनकर मोना जैसे चीड़ निंद्रा से उठ गई और आज उसे अपने आप से भी घृणा हो रही थी। आज रवि की बरसी थी और मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने रवि का दिल दुखाया है, अब वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो मनोज, मैं भटक गई थी, परछाई के पीछे मैं भाग रही थी। इतना कहकर रवि की तस्वीर के सामने वह चीख चीख कर रोने लगी। बच्चे रोने की आवाज सुनकर उठ गए और वो भी जोर जोर से रोने लगे। मनोज ने मोना को संभालते हुए कहा, दीदी शायद तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। साहिल जीजा जी की परछाई है, सिर्फ परछाई। परछाई के पीछे भागने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। संभालो अपने आप को दीदी, तुम्हारी प्राथमिकता बच्चे होने चाहिए, उनके भविष्य पर ध्यान दो। जीजा जी भी यही चाहते होंगे। मोना ने अपने भाई मनोज से कहा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी मैं कैसे साहिल को देखकर यह सोच सकती हूँ कि रवि वापस आ चुका है, जबकि रवि का अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। सच में यह सब कुछ एक मृगतृष्णा ही है, लेकिन कोई इतना हमशक्ल कैसे हो सकता है? मनोज ने बोला। अब छोड़ो भी दीदी, हम लोग यह मोहल्ला बदल कर दूसरे मोहल्ले चले जाएंगे। मोहल्ला बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोना ने कहा। हाँ ठीक है, मैं भी वहीं से अपने ऑफिस आया जाया करूंगी। रवि भला कैसे वापस आ सकता है? उसके बाद मोना अपने बच्चों और भाई के साथ रवि के लिए रखी पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई। लेकिन पता ही नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, साहिल भी उसी वक्त उस मंदिर में मिल गया। मोना ने उसे अनदेखा कर दिया और वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन साहिल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज मुझे ऐसे अवॉइड मत करो, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे खिंचाव सा महसूस होता है।
जैसे तुमसे कोई मेरा रिश्ता हो, मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाता हूँ और तुम्हारी आंखों में भी मुझे अपने लिए एक चाहत नजर आती है। क्यों छुपाना चाहती हो अपनी चाहत को? मोना के साथ उस समय मनोज भी मौजूद था और उसने साहिल का हाथ झटक दिया और बोला, दूर रहो मेरी दीदी से। ऐसे ही मेरी दीदी बहुत दुखी है और तुम अपनी फालतू की बातें करके उसके दुख को और मत बढ़ाओ। साहिल ने बोला, मैं तुम्हारी दीदी का दुख बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि हर कदम पर उसके साथ चलकर उसके सारे दुखों को बांटना चाहता हूँ, पर कम से कम वह मेरी बात तो सुने। अब मोना के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने साहिल का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे पूजा वाली जगह पर ले गई, जहाँ रवि की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी, और साहिल को दिखाते हुए बोली, देखो यह है मेरी सच्चाई और यही है मेरी आंखों में दिखने वाले चाहत का सच। जानते हो यह कौन है? यह मेरे पति हैं रवि, और यह दोनों जो बच्चे हैं ना, उनकी आखिरी निशानी है। वह हूबहू तुम्हारे जैसे ही दिखते थे, इसीलिए तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठी थी। लेकिन अब मैंने अपने मन को भी समझा लिया है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से पता है तुम बस रवि की परछाई हो और कुछ भी नहीं। और ऐसे मृग तृष्णा के पीछे भागकर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करूंगी, अपने घर परिवार की बदनामी करवाऊंगी, अपने भाई का दिल दुखाऊंगी और शायद तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाए। इसीलिए हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, दूर रहो तुम मुझसे। रवि की फोटो देखकर साहिल को पता नहीं क्या हुआ और वह जोर का चक्कर खाकर गिर पड़ा, जिसे देखकर मोना और मनोज भी घबरा गए। उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मनोज ने साहिल की जेब से उसका पता ठिकाना खोजने की कोशिश की, तो उसकी जेब में एक दुकान का कार्ड मिला, जो बगल के शहर में एक हार्डवेयर की दुकान थी और उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मनोज ने उस नंबर पर फ़ोन किया और साहिल के बारे में बताया, तो उधर से दुकान के मालिक कौशल जी की आवाज आई, आप लोग उसके पास ही रहिए, हम तुरंत आते हैं, वह हमारा बेटा है। थोड़ी देर के बाद कौशल जी और उनकी पत्नी आनंदी जी मंदिर में आ चुके थे। दोनों जल्दी से साहिल को लेकर डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक की तरफ भागे। मनोज और मोना ने बोला कि डॉक्टर रस्तोगी तो दूसरे शहर में बैठते हैं, आप यहीं के किसी डॉक्टर के पास साहिल को लेकर चलिए। उतनी दूर जाने से तो अच्छा ही है कि पास के डॉक्टर के पास चला जाए। तो कौशल जी और आनंदी जी बोले, साहिल को डॉक्टर रस्तोगी ही ठीक कर सकते हैं। मनोज और मोना भी काफी घबरा गए थे। मोना को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रवि के लिए रखी गई पूजा भी अभी शुरू नहीं हुई थी। उसका दिल आज बहुत घबरा रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह पूजा में बैठे या साहिल के पीछे डॉक्टर के पास जाए। मनोज मोना के दिल की स्थिति समझ रहा था और उसे खुद भी हैरानी हो रही थी कि रवि की फोटो को देखकर साहिल बेहोश क्यों हो गया, और ऐसा बेहोश हुआ कि उसे अब होश ही नहीं आ रहा था। मनोज ने पंडित जी से बोला कि उन्हें एक इमरजेंसी की वजह से अभी जाना पड़ेगा और वह लोग थोड़ी देर के बाद दोबारा से आएंगे। मनोज मोना को लेकर डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मोना और मनोज डॉक्टर रस्तोगी की क्लिनिक पर पहुंच चुके थे। डॉक्टर रस्तोगी साहिल का चेकअप कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रस्तोगी बाहर आए और बोला, साहिल को बहुत बड़ा सदमा लगा है। ऐसा क्या देखा था उसने? वह गहरी बेहोशी में जा चुका है। हम उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर वह पता नहीं नींद में क्या बड़बड़ कर रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या देख लिया था उसने? तब मनोज और मोना ने बताया कि मोना के पति रवि की बरसी पर मोना ने मंदिर में पूजा रखी थी और रवि हूबहू साहिल की तरह ही दिखता है। रवि की तस्वीर देखकर साहिल बेहोश हो गया। यह बात सुनकर डॉक्टर रस्तोगी, कौशल जी और आनंदी जी तीनों हैरान हो गए और बोले, हमें भी रवि की तस्वीर दिखाओ। रवि की तस्वीर देखने पर साहिल के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर रस्तोगी ने बोला, ओह, तो इसीलिए साहिल बेहोश हो गया। मोना और मनोज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि साहिल के माँ बाप क्यों रो रहे हैं। एकाएक साहिल
साहिल को होश आ गया और वह डॉक्टर की केबिन से बाहर की तरफ आ गया, यह चिल्लाते हुए कि मुझे मेरे घर पर जाना है। बाहर आने पर मोना को देखते ही वह उसके गले लग गया। मोना, तुम यहाँ आ गई और मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। कितना परेशान हो गई होगी तुम। और मम्मी पापा, वह लोग कहाँ हैं? मोना हैरान थी, यह सब क्या हो रहा है? और उसने साहिल को अपने से दूर करने की कोशिश की, पर उसे साहिल का एहसास बिल्कुल रवि की तरह लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। मोना हैरानी से साहिल की ओर ही देख रही थी और साहिल के माँ-बाप और डॉक्टर रस्तोगी मोना की ओर। मनोज ने बोला, क्या मैं जान सकता हूँ, यह सब कुछ क्या है? साहिल ने मनोज की ओर देखते हुए बोला, क्या मनोज, मुझे नहीं पहचान रहे हो क्या? मैं रवि हूँ, तुम्हारा जीजा। सुनकर मनोज हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। साहिल खुद भी हैरान था कि यह सब कुछ उसके साथ क्या हो गया। कौशल जी और आनंदी जी भी साहिल की ओर ही देख रहे थे और बोल रहे थे, बेटा हमें पहचान रहा है। अब साहिल को सब कुछ याद था और उसने बोला, हाँ मैं तो आप लोगों के साथ काफी वक्त से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ याद ही नहीं था। आप लोगों ने मुझे साहिल नाम दे दिया था और मुझे अपना बेटा बनाकर रख लिया था, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया है। मोना अभी भी हैरान थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। डॉक्टर रस्तोगी ने बोला, बधाई हो साहिल उर्फ रवि, तुम्हें सब कुछ याद आ गया, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। मोना और मनोज अभी भी हैरान थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। साहिल ने बताना शुरू किया, मोना मैं जिस दिन से गायब हूँ उस दिन का वाकया तुम्हें बताता हूँ। मैं घर की ओर आ रहा था और रास्ते में एक बदमाश ने रिवॉल्वर दिखाकर मेरी बाइक और मोबाइल लूट लिया था। उस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर था। मेरी बाइक और मोबाइल लूटने के बाद उसने मुझे ब्रिज से नीचे धक्का दे दिया था और मैं नीचे नहर में गिर गया था और मेरा सिर एक पत्थर से टकराया था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं मैं कैसे कौशल जी और आनंदी जी के पास पहुंच गया था। उन्होंने मुझे डॉक्टर रस्तोगी को दिखाया था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और मेरा घर परिवार खोजने की उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी, पर मेरे पास मेरी कोई आईडी भी नहीं थी। तो आज तक वह लोग मेरा घर परिवार ही नहीं खोज पाए और मैं उनके पास उनका बेटा बनकर रह रहा था, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने अपने हार्डवेयर की नई दुकान इस शहर में खोली है, जहां मैं उसे संभालने के लिए आया था और तुमसे मेरी मुलाकात हो गई और देखो आज मुझे सब कुछ याद भी आ गया है। लेकिन इस बीच क्या हुआ, यह सब मुझे याद नहीं। लेकिन तुम लोगों ने मुझे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या मेरी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ कैसे मान लिया और मेरे बरसी की पूजा कैसे रख ली? इस पर मनोज ने बोला, यह आप क्या बोल रहे हैं? आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपकी डेड बॉडी हमें मिली थी, आपकी बाइक और मोबाइल के साथ। इसीलिए हम लोगों ने आपको मरा हुआ मान लिया था और इसीलिए आपके गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई थी, क्योंकि आपकी लाश हमारे सामने थी, तो हम आपको भला कैसे खोजते? अब रवि को सब कुछ समझ में आ रहा था और उसने बोला, उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो होगा, लेकिन उसमें मैं नहीं मरा था, बल्कि वह लुटेरा मरा था। और यह सब बातें शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरी याददाश्त के साथ मेरी सारी बातें भी दफन हो गई थी, जो आज सबके सामने खुली हैं। क्या तुम लोगों ने जिसका अंतिम संस्कार किया था, उसका चेहरा भी देखा था? अब मोना और मनोज दोनों हैरान थे और उन्हें अच्छे से याद था कि एक्सीडेंट में रवि की पूरी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिसे अब खोला ही नहीं गया था। सब लोग हैरान हो रहे थे, आखिर इतना बड़ा चमत्कार जो हो गया था। आगे की बात कौशल जी और आनंदी जी ने बताई और बोला, हम लोग हर शाम को नदी के किनारे टहलने के लिए जाते थे और उस दिन भी हम लोग टहलने के लिए ही गए हुए थे कि हमें साहिल नदी के किनारे बेहोश मिला था। हमने उसे बाहर निकाला और डॉक्टर के पास ले गए, पुलिस केस भी हुआ, लेकिन साहिल के पास कोई आईडी तो मिली नहीं थी, कोई उसे पहचानता भी नहीं था, उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। हम लोगों ने हर तरह से साहिल के परिवार वालों को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। हमने ही रवि को साहिल नाम दे दिया, क्योंकि इसे इसका नाम भी नहीं याद था
और बोला, जब तक इसे इसके परिवार के बारे में सब कुछ याद नहीं आ जाता, यह हमारे साथ ही हमारा बेटा बनकर रह सकता है और हमारी दुकान पर भी काम कर सकता है। वैसे भी हमारी भी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए धीरे-धीरे हम साहिल को ही अपना बेटा मानने लगे थे और यह भी हमें अपने माँ-बाप की तरह ही सम्मान देता था और हमारा पूरा ख़्याल भी रखता था। पर हम दिल से चाहते थे कि साहिल को उसका परिवार मिल जाए, क्योंकि हमें पता था कि इसके परिवार वाले इसे ज़रूर खोज रहे होंगे, पर हमें यह तो नहीं पता था कि इसके परिवार वाले इसे मरा हुआ मान चुके होंगे। अब आगे साहिल ने बोला, और आज ईश्वर की लीला देखो, मैं उसी शहर के उसी मोहल्ले में आकर रहने लगा, जहाँ तुम रहती थी। और आज जब तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने गई, तो ईश्वर ने हमारा मिलन करा दिया। मोना और मनोज हैरान थे कि क्या इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान फिर से वापस आ जाए। मोना को अब समझ में आ रहा था कि आज पूजा भी नहीं हो पाई, क्योंकि उसका सुहाग जिंदा था। रवि के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मोना रवि से लिपटकर जोर-जोर से रोने लगी। रवि ने बोला, मम्मी पापा कहाँ हैं? मनोज ने सारी बात रवि को बता दी। सुनकर रवि हैरान हो गया कि एक माँ-बाप इतना निर्दयी भी हो सकते हैं कि बेटे के नहीं रहने पर उसकी पत्नी और उसके बच्चों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी जाए और उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया जाए। घृणा हो गई थी रवि को अपने माँ-बाप की इन हरकतों से। उसने साफ-साफ बोला, पुत्र को तो कुपुत्र कहा ही जाता है, लेकिन आज ईश्वर के चमत्कार की वजह से एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया और उसने अपने बाप का कुपिता और माता का कुमाता वाला रूप भी देख लिया था, जिन्हें अपने बेटे के लिए तो प्यार था, लेकिन अपने बेटे के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए कोई प्यार ही नहीं था। वैसे भी उनके लिए तो मैं मर ही चुका हूँ और तुम लोगों की इतनी दुर्दशा करने के बाद मेरे दिल में भी अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी पापा, क्या मैं आप लोगों के पास अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ? क्योंकि आप लोगों ने तो एक बेघर को सहारा दिया था, तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी अपना लीजिए। और जिनके लिए मैं मर चुका हूँ, उनके लिए अब मैं मरा हुआ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद उन्होंने मेरे जीवित पत्नी और बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें यह बात कभी भी पता चले कि मैं अभी जीवित हूँ। मैं हमेशा साहिल बनकर रहना चाहता हूँ। कौशल जी और आनंदी जी को लग रहा था कि रवि के माँ-बाप को सच्चाई भी पता चलनी चाहिए, पर रवि और मोना उस दर्द को भूल नहीं पा रहे थे, जो उसके माँ-बाप ने उसके बाद उसके परिवार को दिया था। मनोज आज बहुत खुश था, क्योंकि ईश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया था और उसकी बहन का उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दिया था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।